नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। केंद्र ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत बीमा मुआवजे में बढ़ोतरी की। सरकार ने कोविड से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह को पुनर्गठित किया। भारत की कोरोना टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि, 21 करोड़ से अधिक डोज दी गई। दिल्ली और गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता 1 लाख गांवों में कोरोना राहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इफको अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगा। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में 6 बार के विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम और कजाकिस्तान के नाजिम काइजोबे के बीच मुकाबला आज। और क्रिकेट में आईपीएल 2021 के शेष मैचों का आयोजन दुबई में सितंबर-अक्टूबर में होगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं फरहत नाज। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। कोविड महामारी में अपने माता पिता गंवाने वाले बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना के अंतर्गत कई कल्याणकारी पहल को मंजूरी दी है। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में महामारी से प्रभावित हुए बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। एक रिपोर्ट। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत कोरोना के कारण अनाथ हुए प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस कोष में 18 वर्ष की आयु तक पीएम केयर्स फंड द्वारा योगदान दिया जाएगा। लाभार्थी बच्चों को 18 वर्ष की आयु से 23 वर्ष पूर्ण होने तक 5 वर्ष के लिए मासिक सहायता धनराशि भी दी जाएगी। 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को उसके पेशेवर या व्यक्तिगत उपयोग के लिए 10 लाख रुपए की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। कोरोना से अनाथ हुए सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों या निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को सैनिक विद्यालयों या नवोदय सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों पर भी आने वाला सारा खर्च पीएम केयर्स द्वारा वहन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी। सभी लाभार्थी बच्चों का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कराया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाना है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गुजरात सरकार ने भी महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपए और उसके बाद 21 वर्ष की आयु तक 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को वैध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अनाथ बच्चों को भारत और विदेशों में छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें आय का कोई मापदंड नहीं रहेगा। उनमें से जो बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, NT-DNT और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से होंगे, उन्हें आय सीमा के बावजूद राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता और आदिवासी विकास विभाग की छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, सरकारी शिक्षण संस्था में एडमिशन और चिकित्सा उपचारों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु सरकार ने कोविड के चलते अनाथ हुए बच्चों के खातों में 5 लाख रुपए जमा किए जाने की घोषणा की है। बच्चों के 18 वर्ष होने पर उन्हें ब्याज सहित ये पैसे दिए जाएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के दौरान अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा बाल स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। ये पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का पता लगाने के लिए है। राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत कोविड के कारण मृत्यु के मामलों में 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के प्रावधान के दावे का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि राज्य आपदा मोचन कोष के तहत स्वीकृत मानदंडों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कमाने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य की मौत होने पर परिवार की आर्थिक तंगी को कम करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत बीमा मुआवजा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया। इसके अनुसार अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भी आश्रित परिजन को ESIC पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन कमाने वाले सदस्य की दैनिक औसत मजदूरी के 90% के बराबर होगी। पेंशन की यह सुविधा 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 के बीच हुई मौतों के मामले में लागू होगी। केंद्र ने कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। 2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान फिर से शुरू किया गया है और इसका लाभ 15 फरवरी 2020 से अगले 3 वर्ष तक मिल सकेगा। अनुबंध कर्मियों और आकस्मिक कामगारों के परिजनों के लिए केवल एक प्रतिष्ठान में लगातार नियोजित रहने की शर्त को भी उदार बनाया गया है। इसके कारण अब ऐसे कामगारों के परिजनों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले के 12 महीनों में एक से अधिक प्रतिष्ठानों में काम किया हो। केंद्र ने देश में कोरोना स्थिति पर नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूहों का 10 समूहों में पुनर्गठन किया है। एक रिपोर्ट। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल आपात प्रबंधन योजना समूह और टीकाकरण संबंधी 10 सदस्यों के पैनल के अध्यक्ष होंगे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण अस्पतालों, उपकरणों और दवाओं से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए आपात कार्रवाई क्षमता समूह के संयोजक होंगे। सड़क और परिवहन सचिव गिरिधर आरामाने ऑक्सीजन उत्पादन, आयात और अन्य संबंधित मुद्दों के लिए बने समूह के अध्यक्ष होंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव को कोविड जांच पैनल का संयोजक बनाया गया है। नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों संबंधी मामलों के समूह की अध्यक्षता करेंगे। आर्थिक वृद्धि और रोजगार के लिए बनाए गए समूह का नेतृत्व आर्थिक कार्य सचिव अजय सेठ को दिया गया है। गृह सचिव अजय भल्ला महामारी कार्रवाई और समन्वय संबंधी 12 सदस्यों के समूह के प्रभारी होंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे सूचना, संचार और जन भागीदारी संबंधी समूह के अध्यक्ष होंगे। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। केंद्र ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा कुछ होटलों के साथ तालमेल से कोविड टीकाकरण के पैकेज की पेशकश सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही टीकाकरण अभियान को जारी रखा जाना चाहिए। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 4 प्रकार के टीकाकरण केंद्रों को अनुमति दी गई है। इनमें सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्र और RWA, हाउसिंग सोसाइटी, पंचायत भवनों और ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा अस्थायी आधार पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए कार्यस्थल और घर के पास वाले टीकाकरण केंद्र शामिल हैं। इनके अलावा किसी अन्य स्थल पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए होटलों में टीकाकरण तुरंत रोका जाना चाहिए। मंत्रालय ने मौजूदा दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर टीकाकरण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डाटा प्रबंधन से संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने कोविन प्लेटफॉर्म के कार्य के बारे में गलत सूचना को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ निराधार खबरें आ रही हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म से डिजिटल विभाजन हो रहा है और कुछ गलत तत्व सिस्टम हैक कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यह गलत खबर है और इसमें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान में कोविन महत्वपूर्ण तकनीकी आधार है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रामाणिक टीकों की आपूर्ति और टीकाकरण केंद्रों के प्रबंधन से लेकर इसके पंजीकरण और नागरिकों को प्रमाण पत्र देने सहित सभी कार्य संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म को हैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ओटीपी और कैप्चा के बिना नहीं खुल सकता। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.8% हो गई है। पिछले 16 दिन से कोरोना के नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। फिलहाल 22,28,724 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 3,22,000 से ऊपर पहुंच गई है। भारत ने टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में लोगों को कोरोना से बचाव की अब तक 21 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण, पहचान, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ टीकाकरण महामारी की रोकथाम के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न अंग है। मंत्रालय ने कहा कि कल 28,09,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 25,11,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 14,15,000 से अधिक लोगों को कल कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरूआत के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों ने पहली डोज ली। मंत्रालय ने कहा है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। केंद्र ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत बीमा मुआवजे में बढ़ोतरी की। सरकार ने कोविड से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह को पुनर्गठित किया। भारत की कोरोना टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि, 21 करोड़ से अधिक डोज दी गई। दिल्ली और गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता 1 लाख गांवों में कोरोना राहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इफको अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगा। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम और कजाकिस्तान की नाजिम कायजोइब का मुकाबला आज। और क्रिकेट में आईपीएल 2021 के शेष मैचों का आयोजन दुबई में सितंबर-अक्टूबर में होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर 7 जून की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है, लेकिन इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर छूट रहेगी। डीडीएमए ने एक आदेश में कहा है कि कल सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम करने की छूट दी गई है। इसके अलावा कर्फ्यू अवधि के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर के कार्यस्थलों में निर्माण गतिविधियों की भी अनुमति रहेगी। इस बीच दिल्ली में 1,000 से कम लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला। संक्रमण दर में भी कमी आई है और ये 1.19% हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 13,84,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल राजधानी में 2,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 122 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली में इस समय करीब 13,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं गोवा सरकार ने भी राज्य में जारी कोविड कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा दिया है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में आदेश संबंधित जिलाधिकारी जारी करेंगे। कर्फ्यू के दौरान किराने की दुकानों समेत आवश्यक वस्तुओं और शराब की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोले जाने की छूट होगी, जबकि दवा की दुकानें और रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। गोवा सरकार के पहले जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कसिनो, शराबखाना, खेल परिसर, सभागार, सामुदायिक भवन, स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण रोकने के लिए कड़े उपाय किए जा रहे हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,287 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 7,902 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.8% हो गई है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.10% हो गई। अब तक प्रदेश में 1,70,67,710 कोरोना खुराक दी गई, जिनमें से 1,42,355 लोगों को पहली खुराक और 34,24,355 लोगों को दोनों खुराक लग चुकी हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में फंगस के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फंगस पीड़ित सभी रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। राज्य में फंगस के 354 रोगियों का पता चला है और इनमें से 26 की मौत हुई है। इस बीच बिहार में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक है और संक्रमण दर घटकर 1.80% रह गई है। कोविड महामारी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस दिन को मनाने के लिए सेवा ही संगठन के दूसरे अभियान के तहत देश भर के 1 लाख गांवों में कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता और राहत अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाजपा ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव में लोगों तक पहुंचने का जिम्मा सौंपा है। केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को कम से कम 2 गांवों में इस अभियान में शामिल होने को कहा गया है। इस अवसर पर पार्टी नेता लोगों को सैनिटाइजर्स, मास्क, ऑक्सीमीटर और अन्य कोरोना संबंधी सामग्री वितरित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा शासित राज्यों से उन बच्चों की सहायता के लिए विशेष योजना शुरू करने को कहा है जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। और अब कोरोना संबंधित कुछ सकारात्मक खबरें। कोविड महामारी शुरू होने के बाद इससे पीड़ित लोगों की मदद के लिए कई लोग निस्वार्थ भावना से आगे आए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मुंबई के शेफ तुषार देशमुख का है, जिन्होंने अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों की देखभाल और यहां तक कि संक्रमण से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा उठाया। श्री तुषार अब तक 15-16 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। लोगों की सेवा करते समय वे भी संक्रमण का शिकार हुए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में स्वस्थ होने के बाद उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वे अपना काम दोबारा शुरू करने की हिम्मत हार गए थे। लेकिन उन्होंने इस भय से छुटकारा पाया और लोगों का जीवन सामान्य बनाने के लिए अपने प्रयास फिर शुरू कर दिए। तेलंगाना में करीमनगर के खेल विद्यालय में बनाए गए कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती मरीजों के लिए आयोजित विशेष योग कक्षाओं के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जिला प्रशासन ने करीमनगर जिले में 7 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से एक केंद्र में प्रतिदिन आधे घंटे की योग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। खेल विद्यालय के इस केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि योगाभ्यास के कारण मरीजों में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे मानसिक रूप से शांत अनुभव कर रहे हैं। इसके कारण रोगी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ने के लिए कोविड टीकाकरण एक महत्वपूर्ण उपाय है। सभी लाभार्थियों को तेजी से कोविड टीका लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद टीके के संबंध में समाज के कुछ हिस्सों में कई भ्रांतियां हैं। इनमें से एक भ्रांति ये है कि केंद्र बच्चों के टीकाकरण में कदम नहीं उठा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने इस खबर को झूठा बताया है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने कहा है कि दुनिया का कोई भी देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का टीका नहीं लगा रहा है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास भी बच्चों को टीका लगाने की कोई सिफारिश नहीं है। हालांकि बच्चों में टीके की सुरक्षा को लेकर अध्ययन हुए हैं जो उत्साहजनक हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में भी जल्द ही बच्चों पर टीके का परीक्षण शुरू होने जा रहा है। हाल ही में भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विशेषज्ञ पैनल ने परीक्षण करने की सिफारिश की थी। सरकार ने जोर देकर कहा है कि बच्चों के टीकाकरण का निर्णय परीक्षणों के परिणामों के आधार पर वैज्ञानिकों को लेना है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगी। 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत 240 रुपए होगी, जो सामान्य यूरिया के 45 किलोग्राम के बराबर होगी। इसके इस्तेमाल से खेती की लागत कम होने के साथ ही उपज में भी वृद्धि होगी। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा, क्योंकि इससे सामान्य यूरिया की खपत में काफी कमी आने की उम्मीद है। इससे सब्सिडी और विदेशी मुद्रा की भी भारी बचत होगी, साथ ही ये पर्यावरण अनुकूल भी होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में आपदा अनुकूल विद्युत ढांचागत सुविधाएं बनाने में तत्काल कदम उठाने जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बार बार चक्रवात आते हैं और इन उपायों से ओडिशा को काफी फायदा होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए तटीय क्षेत्रों में चक्रवात अनुकूल विद्युत संबंधी ढांचागत सुविधाओं के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज भारतीय तटरक्षक बल के गश्ती पोत सजग का जलावतरण किया और इसे समुद्री सुरक्षा के लिए राष्ट्र को समर्पित किया। सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार की मेक इन इंडिया लक्ष्य दृष्टि के अनुरूप देश में निजी यार्ड सहित विभिन्न पोत कारखानों में भारतीय तटरक्षक जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। लद्दाख में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जियोथर्मल ऊर्जा का भी बहुत बड़ा महत्व है। आकाशवाणी लेह की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हमारी लेह संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। लद्दाखवासी सूर्य ऊर्जा का फायदा पिछले कई दशक से लेते आ रहे हैं और जियोथर्मल को अमची मेडिसिन के रूप में वर्षों से प्रयोग में लाते आ रहे हैं। नवीकरण ऊर्जा में से एक है जियोथर्मल एनर्जी। लद्दाख में पुगा, छुमातंग, पनामिक, डिमजोक और ऐसी कई जियोथर्मल साइट्स हैं। इनमें से सबसे ज्यादा क्षमता पुगा क्षेत्र में है। पुगा और छुमातंग जियोथर्मल साइट में से आने वाले दिनों में मेगावाट 200 से ज्यादा की बिजली उत्पादन की जा सकती है। जियोथर्मल, जो कि जमीन की सतह से उबला हुआ पानी निकलने की वजह से लद्दाख जैसे क्षेत्र में साल भर दिन रात बिजली उत्पादन की जा सकती है। जियोथर्मल के फायदे के बारे में नवंग थिल्लेस जियोथर्मल फैसिलिटेटर ने हमें बताया। पूरे लद्दाख में जियोथर्मल को हम फुल कैपेसिटी से एक्सप्लोर करें तो ये कम से कम 200 से लेकर 300 मेगावाट के बीच में पावर जनरेट कर सकते हैं। बेस्ट साइट जो है लद्दाख में पुगा है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि पुगा और छुमाथंग जो है दोनों का रिजर्वर जो है कॉमन होने की चांसेस है। अगर वैसा पाया गया तो कम से कम इन्हीं दो साइट से हम कम से कम 200 से ज्यादा मेगावाट बिजली जो है वहां से जनरेट कर सकते हैं। पावर जनरेशन के अलावा जियोथर्मल के काफी यूजेस है, जैसे कि स्पेस हीटिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ग्रीन हाउस, मेडिकल थेरेपी। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ लेह में दिस्कित डोलवा। और आइए अब सुनते हैं खेल खबरें। क्रिकेट में बीसीसीआई ने आगामी मानसूनी वर्षा को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मैच सितंबर और अक्टूबर महीने में संयुक्त अरब अमारात में कराने का फैसला किया है। बीसीसीआई के इस फैसले से आईपीएल में भाग लेने वाले दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को मुश्किल में ला दिया है, क्योंकि उन्हें कैरेबियन प्रीमियर लीग या आईपीएल में से किसी एक को चुनना होगा। आईपीएल का आयोजन सितंबर से अक्टूबर के मध्य में होगा, जबकि सीपीएल 28 अगस्त से 19 सितंबर के बीच खेला जाएगा। आईपीएल के खत्म होने के बाद 2020 विश्व कप का आयोजन होगा। अन्य खेल खबरों की तरफ रुख करें तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके अनुसार यदि किसी खिलाड़ी की कोविड के चलते ओलंपिक खेलों के दौरान मौत हो जाती है या वह कोविड से संक्रमित हो जाता है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उत्तरदायी नहीं होगी। मुक्केबाजी की बात करें तो दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम सहित 4 भारतीय मुक्केबाज आज अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगी। मैरी कॉम का मुकाबला कजाकिस्तान की नाजिम कायजाइवे से होगा। अब तक भारतीय महिला टीम की 6 खिलाड़ी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इस बीच पुरुष वर्ग में वरिंदर सिंह 60 किलोग्राम और विकास कृष्ण 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत चुके हैं। पुरुषों के सभी श्रेणियों के फाइनल मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे। फुटबॉल में चेल्सी ने दूसरी बार चैंपियन लीग जीत ली है। पोर्टो में खेले गए फाइनल में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराया। खेल खबरों के साथ श्रीराम शर्मा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा स्थापना दिवस पर गोवा वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि गोवा अपने मनोरम समुद्र तट और अतिथि भाव के लिए प्रसिद्ध है और ये राज्य आर्थिक वृद्धि तथा सतत विकास का उत्तम उदाहरण है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी गोवा राज्य के स्थापना दिवस पर गोवा की जनता को बधाई दी है। उन्होंने आने वाले वर्षों में गोवा का विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कामना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी फरहत, अनाथ बच्चों को पालेगा पीएम केयर्स फंड। सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले प्रधानमंत्री ने अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ी घोषणा। दैनिक जागरण सहित अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पीएम केयर्स फंड से स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का फंड भी मिलेगा। अमर उजाला लिखता है, कोरोना से परिवार का कमाऊ सदस्य खोया तो मिलेगी पेंशन। अब स्वाब सैंपल देने की जरूरत नहीं, गरारे करके जानिए कोरोना है या नहीं। 3 घंटे में परिणाम, हरिभूमि की सुर्खी है। जनसत्ता नारी शक्ति शीर्षक से लिखता है, सेना की वर्दी पहन निकिता ने बढ़ाया पति का गौरव, दिवंगत मेजर विभूति की पत्नी बनी लेफ्टिनेंट। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, शादी के 2 माह बाद शहीद हुए थे मेजर, 2 साल बाद पत्नी के कंधों पर लगे स्टार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शहीद पति के साहसी सफर पर निकली निकिता। महामारी ने बुजुर्गों का डिजिटल ज्ञान 77% तक बढ़ाया। हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ब्रिटेन के ऑफकॉन्स अडल्ट मीडिया लिटरेसी ट्रैकर 2021 का खुलासा, इंटरनेट के लिए टैबलेट चलाने वाले बुजुर्ग भी बढ़े। अमर उजाला लिखता है, मातृभाषा में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एआईसीटीई ने बनाई योजना, अब तक केवल अंग्रेजी में ही था विकल्प। 26,000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा केंद्र, अमर उजाला की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नासा ने आकाशगंगा की नई तस्वीर जारी की। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर दैनिक जागरण सहित लगभग सभी अखबारों ने विशेष आलेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, प्रथम संपादक की याद में नहीं एक भी स्मारक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। केंद्र ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत बीमा मुआवजे में बढ़ोतरी की। सरकार ने कोविड से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह को पुनर्गठित किया। भारत की कोरोना टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि, 21 करोड़ से अधिक डोज दी गई। दिल्ली और गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ा। मोदी सरकार के 60 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता 1 लाख गांवों में कोरोना राहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसको अगले महीने नैनो यूरिया बाजार में उतारेगा। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम और कजाकिस्तान के नाजिम काइजोवे के बीच मुकाबला आज। और क्रिकेट में आईपीएल 2021 के शेष मैचों का आयोजन दुबई में सितंबर-अक्टूबर में होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।